once again learners. Good afternoon, सभी को नमस्कार. इस सेशन में हम बात कर रहे हैं कि कोविड के सिचुएशन में जब प्री स्कूल्स बंद हैं और आप सभी को प्रोजेक्ट वर्क करना है तो किस प्रकार से प्रोजेक्ट वर्क करना है. यह जो बातें हम कर रहे हैं ये फ्रेश फाइल्स जिन्होंने सबमिट करनी है उनके ऊपर भी लागू है और जिनको रीसबमिशन के लिए आ चुका है उनके लिए भी लागू है. अगर आपका ग्रेड कार्ड अपना चेक करें, अगर अभी तक आपके ग्रेड कार्ड में नंबर नहीं दिखा रहा है प्रोजेक्ट वर्क का, तो ज़्यादा संभावना है कि आपका प्रोजेक्ट रीसबमिट में है. आपको कमेंट शीट आने में थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स की कमेंट शीट्स होती हैं, पर वेट किए बिना आप इन रिवाइज्ड गाइडलाइंस या न्यू गाइडलाइंस के आधार पे अपना प्रोजेक्ट वर्क शुरू कर लें. तो इन न्यू गाइडलाइंस के आधार पे जैसे कि हमने देखा है, हम पहले ये बात कर चुके हैं कि हमारे को फेज 1 और फेज 2 में हमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी है. अब हम बात कर रहे हैं कि हमें फेज 3 में क्या मॉडिफिकेशन करनी है. तो फेज 3 में क्या था कि हमें एक पूरे सप्ताह का करिकुलम बनाना था बच्चों के लिए. प्री स्कूल बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल में एक पूरे सप्ताह में क्या क्या एक्टिविटीज कराई जा सकती थी, ये करिकुलम बनाना था. और हमें ये करिकुलम में जो हमने एक्टिविटीज लिखी हैं उनके एक्टिविटी प्लान बनाते हुए, उनको कंडक्ट करते हुए उनकी रिपोर्ट लिखनी थी. तो यानी कि ये जो 4 स्टेप्स हैं यहाँ पे हम स्लाइड पे भी देख रहे हैं. वी हैड टू प्लान अ करिकुलम फॉर 5 days. वी हैड टू प्लान एक्टिविटी सेशंस. जो हमने इस करिकुलम में एक्टिविटी सेशंस बताए हैं वो प्लान करने थे. एक्टिविटी सेशंस को कंडक्ट करना था और रिपोर्ट लिखनी थी. तो अब हमें क्या करना है इस समय स्कूल क्लोजर में. तो जो करिकुलम प्लानिंग है 5 दिन की जो करनी है वो तो ठीक उसी प्रकार से करनी है जैसे कि प्रोजेक्ट मैनुअल में बताई गई है. तो अगर हम पेज नंबर 82 देखेंगे और 80 देखेंगे, वंस अगेन पेज नंबर हमने आपको बता दिए हैं इंग्लिश और हिंदी मैनुअल के. इन दो पेज नंबर्स को रेफर करते हुए आप अपना जो 5 दिन का करिकुलम है वो बनाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि आप बनाते अगर मान लो स्कूल खुले होते, क्योंकि प्लानिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है स्कूल खुले हों या बंद. उसके बाद आपकी जो इस करिकुलम में आपने जितने एक्टिविटी सेशंस बनाए हैं उनकी भी प्लानिंग लिखनी है और उनकी रिपोर्ट लिखनी है, ठीक वैसे ही जैसे कि आपने अभी फेज 2 के लिए समझा है. इस करिकुलम में जितने भी एक्टिविटी प्लान्स आपने बनाए हैं उनकी हमें एक्टिविटी सेशंस के प्लान्स लिखने हैं और जब बच्चे के साथ आप कंडक्ट करेंगे और उनकी रिपोर्ट लिखनी है. तो मॉडिफिकेशन कहाँ है? कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी सेशन में है, ठीक वैसे ही जैसे हमने आपको फेज 2 के लिए बताया है. या तो घर में कोई बच्चा हो या आपके परिवार के आसपास नेबरहुड में कोई बच्चा हो, और नहीं हो तो मॉक सेशंस आपने करने हैं. तो करिकुलम जो आप पहले जो बनाएंगे पहले हफ्ते में, इसमें कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्ले एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो बच्चों का प्री स्कूल सेंटर होता है 4 घंटे के लिए, 3 साढ़े 3 4 घंटे के लिए चलता है. उसमें से लगभग 1-1.5 घंटा हम निकाल देते हैं फॉर जिनको हम कहते हैं रूटीन एक्टिविटीज़. सुबह का आना, प्रेयर, एक्सरसाइज, अटेंडेंस, ब्रेक, जाने के समय डिपार्चर, टॉयलेट टाइम, ईटिंग टाइम. तो उसके बाद जो समय बचता है तो हम लगभग 3 प्ले एक्टिविटीज या 4 प्ले एक्टिविटीज कर पाते हैं. यानी कि पूरे 5 दिन में हमारे पास हर रोज 3 प्ले एक्टिविटीज करेंगे तो 5 दिन में हमारे पास 15 एक्टिविटीज हो जाएंगी. और अगर हम 4 प्ले एक्टिविटीज करेंगे तो 5 दिन में 20 एक्टिविटीज हमारे पास हो जाएंगी. तो यानी कि ये जो आपका फेज 3 का जो आपका करिकुलम है इसमें मिनिमम 3 और मैक्सिमम ऑफ 4 एक्टिविटीज एवरी डे होना चाहिए. यानी टोटल प्ले एक्टिविटीज जो आपने ये करिकुलम बनाया है ये 15 से 20 हमारी होनी चाहिए. और जैसे कि मैं बोल रही हूँ, प्रेयर, टॉयलेट और ए ब्रेक टाइम, इसको एक्टिविटी टाइम नहीं माना जाएगा. प्ले एक्टिविटी मीन्स प्रॉपर प्ले एक्टिविटीज. स्टेप 2 में ये जो आपकी पूरी 15 से 20 एक्टिविटीज हैं इनका आपको एक्टिविटी प्लान बनाना है, ठीक उसी तरह जैसे कि हमने आपको अभी फेज 2 के लिए डिस्क्राइब किया है. Once again, planning has to be done. Planning and writing of activity plan has to be done. मानो कि आप ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को प्री स्कूल में ही पढ़ा रहे होते, उसी प्रकार से प्लानिंग करनी है. आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाना है ठीक उसी तरह से हर एक्टिविटी के लिए, और वही हर एक्टिविटी प्लान और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो गाइड को दिखाना है. तो आप एक दिन के जब आप इस चरण पे पहुंचे तो आप पहले दिन के सारे एक्टिविटी प्लान्स गाइड से चेक करा लें, उसका TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिखा दें. फिर दूसरे दिन के एक्टिविटी प्लान्स बना के चेक करा लें और उसका TLM दिखा दें. इस प्रकार से हम उसे बांट बांट के काम करें. तीसरे स्टेप में हमें कंडक्ट करनी है एक्टिविटी, वही जैसे आपने फेज 2 में किया, या तो नेबरहुड में कोई बच्चा होगा.
फर्क अब ये है कि फेज 2 में आप या तो बच्चे के साथ एक या ज्यादा से ज्यादा 2 एक्टिविटी कर रहे थे। अब क्योंकि ये तीसरा चरण है, थर्ड फेज, जहां पे आप एक्चुअली ये ट्रेनिंग कर रहे हैं कि मेरे पास अगर बच्चे पूरे दिन के लिए होते तो मैं क्या करती। नर्सरी स्कूल में होते तो आप पूरे दिन बच्चों को संभालते। अब नर्सरी स्कूल नहीं है, आपके पास केवल एक बच्चा है, परंतु हम प्रैक्टिस वही करेंगे। तो इस एक बच्चे के साथ हम ये 4 एक्टिविटीज लगातार हमें करनी है। लगातार मतलब ये नहीं एक शुरू हुई दूसरी खत्म हुई। ठीक जैसे प्री स्कूल में होते आप, तो कुछ बच्चे को आप ब्रेक देते, कोई वॉशरूम जाता, कोई हाथ धोने जाता, या कोई बच्चा थोड़ा थक गया तो आप उसको थोड़ा ब्रेक देते। ठीक उसी तरीके से ब्रेक देते हुए इस बच्चे के साथ आप अपनी उस दिन की 4 एक्टिविटीज एक के बाद एक करेंगे। और ठीक उसी तरह आपके मॉक सेशन होंगे अगर आपके पास कोई बच्चा नहीं है आसपास। अगर आपके पास बच्चा नहीं है तो ये पूरे दिन की दिनचर्या आप मॉक सेशन के रूप में करेंगे। यानी कि लगभग आप की रिकॉर्डिंग तो खैर आप हर एक्टिविटी सेशन के लिए 3 या 4-5 मिनट की कर रहे हैं, परंतु आप लगातार 1.5 से 1.25 से 2 घंटे तक लगातार आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे फेज 3 के लिए। और ये सब एक्टिविटीज जो है वंस अगेन आपको अपने गाइड को दिखानी है जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसकी आपको जो रिपोर्ट है, अगर आप बच्चे के साथ कर रहे हैं तो आपको जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी आपकी ठीक उसी प्रकार से लिखनी है जैसे हमने फेज 2 में कहा है। वही सारे पॉइंट्स को लेते हुए कि जब आपने एक्टिविटी करी उसमें क्या आपका मटेरियल ठीक था, कम था, ज्यादा था, उचित नहीं था, जो भी आपको लिखना है जिन पॉइंट्स के आधार पे, वो सब आपकी रिपोर्ट में आना चाहिए। अगर अब आपने मॉक सेशन किए फेज 2 में भी और फेज 3 में भी, तो आपके पास कोई रिपोर्ट तो है नहीं। तो रिपोर्ट के ना होने के कारण आपको एक दूसरा काम करना है। वो क्या है कि आपको कहीं से भी, चाहे यूट्यूब पे लें या किसी और भी ई डिजिटल रिसोर्स से ले सकते हैं, आपको 5 अलग अलग एक्टिविटी सेशंस के वीडियोस ढूंढने हैं। और ये क्या वीडियोस हों, जहां पे एक प्री प्राइमरी टीचर या अर्ली चाइल्डहुड वर्कर बच्चों के साथ 5 अलग अलग लर्निंग एक्टिविटीज कर रहा है या कर रही है। आपको ये वीडियोस ऐसे ढूंढने हैं और इन वीडियोस को देखते हुए एनालिटिकल रिपोर्ट लिखनी है हर सेशन की, कम से कम 800 शब्दों में। तो आप उसमें डिस्क्राइब करेंगे कि क्या एक्टिविटी हो रही थी, आपके हिसाब से उस एक्टिविटी का गोल क्या था, उस सत्र में कितने बच्चे थे, बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा, एक्टिविटी जो थी वो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं, और इसे इम्प्रूव कैसे करना है। तो ये जो 5 आपके वीडियोस हैं, इनका आपको अपने रिपोर्ट के साथ इनका URL यानी कि लिंक इनको आपको हमें देना होगा। क्योंकि जब आपने तो रिपोर्ट लिख ली, पर आपकी गाइड कैसे रिपोर्ट चेक करेंगे? उनको भी आपके ये यूट्यूब के वीडियो तो देखने पड़ेंगे, तभी वो चेक कर पाएंगे। तो वो ताकि चेक कर पाए, आपको इसके लिए URL का लिंक देना है। और जब आपकी फाइल इग्नू में आए तो इग्नू इवैल्यूएटर भी आपका ये चेक कर पाए, इसलिए आपको ये URL का लिंक वहां पे देना बहुत जरूरी है। अगर आप URL का लिंक नहीं देंगे तो आप ये समझ लें कि आप जो भी रिपोर्ट देंगे वो इवैल्यूएट तो हो नहीं पाएगी, और जो आपके इसके 200 नंबर हैं वो आपके वेस्ट हो जाएंगे। साथ ही में ये ध्यान देना है कि ये जो 5 वीडियोस आप चुनेंगे, ये उन वीडियो से अलग हो जो हमने आपको बताए हैं फेज 1 के लिए। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको फेज 1 में 4 वीडियोस के URL बताए थे, ये वो वीडियोस ना हो, इनको छोड़ के दूसरे अन्य वीडियोस हों, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये काम है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ फेज 3, जो कुछ कुछ तो पहले जैसा है और कुछ कुछ बदला हुआ है। अब इसके साथ एक आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो है, आपकी प्रोजेक्ट मैनुअल में कुछ अनेक्शर्स हैं, 1A 1B। 1A 1B में अनेक्शर्स से आप ये बताते हैं कि हमने इस नर्सरी स्कूल में ये काम किया, वहां पे आपकी गाइड आपका हस्ताक्षर करती है। 1B में आप बताते हैं कि आपने कितने समय के लिए काम किया। 3A में जो आपकी टीचर है, गाइड हैं, वो आपके नंबर डालती हैं प्रोजेक्ट मैनुअल में जो 3A लिखा हुआ है। अब इस समय जो ये हमारे अनेक्शर्स हैं 1A 1B और 3A, ये हमने रिवाइज कर दी हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन या स्कूल क्लोजर में आप जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने ये अनेक्शर बदले हैं। तो अब आपको जो आपकी प्रोजेक्ट मैनुअल में 1A 1B और 3A अनेक्शर लगे हैं वो नहीं यूज करने हैं। जो ये न्यू गाइडलाइंस का डॉक्यूमेंट जिसका मैंने आपको अभी लिंक दिखाया था, उसी में हमने अनेक्शर 1A 1B 3A डाल दिए हैं। आपको वो अनेक्शर भर के अपनी फाइल में लगाने हैं।
और इन अनेक्शर्स को लगाना कंपलसरी है। अगर इन अनेक्शर के बिना फाइल सबमिट होती है तो इग्नू में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और आपको वापस पहुंच जाएगी। इसके साथ एक नया अनेक्शर है, अनेक्शर 7, जो फिलहाल आपके प्रोजेक्ट मैनुअल में नहीं है। तो वो अनेक्शर 7 जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द गाइड है। आपकी जो गाइड है, हमने अभी आपको बताया कि गाइड की क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकती हैं। वो रिटायर्ड हो सकती हैं, इन सर्विस हो सकती हैं, उन्होंने अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है या उन्होंने बच्चों के साथ काम किया है। यह अनेक्शर है, अनेक्शर 7, जो आपकी प्रोजेक्ट मैनुअल में नहीं है पर हमने ऐड किया है न्यू गाइडलाइंस में। तो वो अनेक्शर भी आपको भर के, आपकी गाइड भरेंगी उसको, और उसको आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल के साथ लगाना है। अनेक्शर 1A का नमूना मैं यहाँ पे दिया है, थोड़ा छोटा हो और अगर आपको ना दिखे तो घबराने की बात नहीं। ये पूरा अनेक्शर आपके न्यू गाइडलाइंस में है जहां से आपको लेना है। मेन बात ध्यान रखें कि इट इज सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय यू ऑफ ओरिजिनल एंड ड्यूली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट वर्क। इन दोनों बातों पे बहुत ध्यान दें। अगर आप ये अनेक्शर 1A भरते हैं, अपना यहाँ नाम लिखेंगे, अपना एनरोलमेंट लिखेंगे, और अभी हम पढ़ते हैं कि आप क्या क्या सर्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ यह मैं प्रमाण देता हूं, और यह प्रमाण आप दे रहे हैं या देती हूं कि मेरा कार्य ओरिजिनल है। और गलत प्रमाण देना, इसका एक जो फॉल आउट है, ये सही नहीं होगा। इसलिए आप ये बिल्कुल ध्यान दें कि आप काम ओरिजिनल करें, और इस सर्टिफिकेट पे जो आप अपने आप को सेल्फ वेरीफाई कर रहे हैं दैट आई हैव डन ओरिजिनल वर्क एंड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, तो इसको देख लें आप क्या क्या कह रहे हैं। आप ये सर्टिफाई करेंगे कि मैंने 2 वीडियोस फेज 1 के एनालाइज किए। आप सर्टिफाई करेंगे कि आपने 30 एक्टिविटी सेशंस फेज 2 में प्लान किए, कंडक्ट किए। आपने फेज 3 में 5 दिन का करिकुलम बनाया और मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20 एक्टिविटी सेशंस प्लान किए, कंडक्ट किए। आप सर्टिफाई करेंगे कि आपने 30 एक्टिविटी सेशंस की रिपोर्ट लिखी फेज 2 में और 15 से 20 एक्टिविटी सेशंस की लिखी फेज 3 में। या क्योंकि आपने पास बच्चा नहीं था और आपने मॉक सेशन किए इसलिए आप रिपोर्ट नहीं लिखे, तो आपने यूट्यूब के वीडियोस एनालाइज करे। तो 4A या 4B में से आपके लिए कौन सा सही उतरता है वो आपको वहां पे टिक करना है। आप प्रमाणित, आप सेल्फ सर्टिफाई करेंगे कि मैंने हर एक्टिविटी सेशन के 3 से 5 मिनट की रिकॉर्डिंग गाइड को दिखाई। आप सर्टिफाई करेंगे कि मैंने गाइड बच्चे की फैमिली से वीडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन ली और मैं इन वीडियो का इस्तेमाल किसी और की चीज के लिए नहीं करूंगी। आप सर्टिफाई करेंगे कि आप गाइड के साथ रेगुलर टच में थे, और आप बताएंगे कि आपने फेज 2 और 3 का काम किसके साथ किया, परिवार के बच्चे के साथ, नेबरहुड के बच्चे के साथ, या आपने मॉक सेशन किए। आप सर्टिफाई करेंगे कि ये मेरा अपना काम है, कहीं से कॉपीड नहीं है, किसी और स्टूडेंट का कॉपी नहीं है। आप ये बात की सहमति देंगे कि यदि मेरा काम कॉपी किया गया है तो यूनिवर्सिटी अपना अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकती है। तो यह बात आपको प्रमाणित करनी है। सुनने में सब कुछ थोड़ा ऐसे लगता है कि क्या 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 मुझे प्रमाणित करना है, पर बहुत सिंपल बात है। अगर आप अपना काम खुद कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप अपने काम को खुद कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं, अपने खुद आपने अपने एक्टिविटी प्लान बनाए हैं अपने आप, कहीं और से आपने इंटरनेट इत्यादि से सामान नहीं लिया है, किसी और स्टूडेंट का सामान नहीं लिया है, तो बहुत रूटीन सी बात है। परंतु अगर हमने यह सब नहीं किया है तो तब इसमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो मेन बात यही है कि अपना काम हम खुद करें, क्योंकि हमारे पास अब इस समय स्कूल का सिचुएशन नहीं है, सो इसलिए हमें अपने काम को इस तरीके से सेल्फ सर्टिफाई करना होगा। साथ ही में गाइड भी हमें सर्टिफाई कर रही हैं। ये अनेक्शर 1B जो है ये गाइड भरेंगी। तो गाइड लिख रही हैं कि आई सर्टिफाई कि इन लर्नर ने, जिनका एनरोलमेंट नंबर ये है, स्कूल क्लोजर में मेरे तहत काम किया और इस दौरान उन्होंने 2 वीडियोस एनालाइज किए। वही सब चीज गाइड भी सर्टिफाई करेंगी जो आपके लिए हमने अभी आपको सर्टिफाई करने को कहा है। वो अपना नाम देंगी, अपना सिग्नेचर डालेंगी, अगर अभी एम्प्लॉयड हैं कहीं तो उसका पता बताएंगी कि आपने प्रोजेक्ट वर्क कब शुरू किया, कब खत्म किया, अपना साइन करेंगी। यहाँ पे हमने इस चीज को ऑप्शनल डाला है कि वो किसी जहाँ पे एम्प्लॉयड हैं नर्सरी स्कूल में, उसका प्रिंसिपल के अगर तो सिग्नेचर मिलते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल सभी लोग यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्कूल तो बंद है, हम स्कूल की स्टैंप कहाँ से लाएं। तो आपकी सुविधा के लिए हमने स्कूल की स्टैंप इत्यादि और प्रिंसिपल से साइन ऑप्शनल करा दिए हैं
या प्रिंसिपल या कोई भी एम्प्लॉयर हो, वो जरूरी नहीं है वो नर्सरी स्कूल में काम कर रही हो, कहीं और भी काम कर सकती हैं। परंतु पॉइंट ये है कि आप और गाइड जब खुद अपना सेल्फ सर्टिफाई कर रहे हैं तो यह एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बात है। सेल्फ सर्टिफिकेशन का मतलब मैं अपनी जिम्मेवारी खुद लेता हूं, तो यह या लेती हूं, तो इस बात को बहुत ध्यान से बताना है। आपको अपना ये गाइड को अनेक्षर 1B भी दिखाना होगा। इनफैक्ट जो 20 पेज का पूरा गाइडलाइंस का डॉक्यूमेंट है वो सारा गाइड के साथ आप शेयर करें। मार्किंग स्कीम भी थोड़ी बदल गई है, तो जो 20 पेज का डॉक्यूमेंट है उसमें पेज नंबर 8 और 9 पे हमने ये जो नया सारा तरीका है वीडियोस वगैरह देखने का, इसके हिसाब से मार्किंग स्कीम क्या होगी यह भी लिखी है, विच इज द रिवाइज्ड अनेक्षर 2A। और साथ ही में हमने 3A अनेक्षर भी दिया है जहां पे गाइड अपने नंबर लिखेगी। कुछ स्टूडेंट्स का पूछना था कि कई प्री स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो क्या हम लोग भी उस ऑनलाइन क्लास में जुड़ के अपना प्रोजेक्ट वर्क ऑनलाइन बना लें? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन सिखाने की प्रक्रिया अलग है। हमने आपको ऑनलाइन के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी है, इसलिए आप किसी भी प्री स्कूल के साथ ऑनलाइन जुड़ के अपना प्रोजेक्ट वर्क नहीं बनाएंगे। जिस भी प्रकार से हमने आपको नई गाइडलाइंस दी हैं जो बहुत सिंपल हैं, एक्चुअली बहुत सिंपल काम है, काम कुछ खास उस तरीके से नहीं है कि डिफिकल्ट हो आपको कोविड सिचुएशन में, केवल एक रेगुलरिटी से हर रोज में काम करना है, दैट इज द ओनली थिंग। आप रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे तो 30 दिन में आपका प्रोजेक्ट वर्क बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की बात करते हैं क्योंकि सभी को यह बात बहुत चिंतित करती है। तो जो भी जनवरी 2020 के स्टूडेंट्स हैं या जो भी कोई स्टूडेंट पहली बार फाइल दे रहे हैं, तो अभी फाइल जमा कराने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। इग्नू के पोर्टल पे देखते रहें, अक्सर तारीख बढ़ जाती है, परंतु मैं ये कह नहीं रही हूं कि बढ़ ही जाएगी, मैं केवल कह रही हूं कि अक्सर बढ़ जाती है। इग्नू की वेबसाइट पे देखते रहें, फिलहाल जो डेट है वो 15 दिसंबर है। इसके अलावा मान लो आपको लगता है कि नहीं मेरे पास तो समय बहुत कम है, अभी पता चला अभी मैं कैसे काम करूं, तो नो प्रॉब्लम, आपके पास 3 साल है काम करने के लिए, आप अगले साल में भी काम कर सकते हैं। हो सकता है अगले साल से प्री स्कूल अगर खुल जाते हैं तो जैसे पहले काम होता था उस प्रकार से काम किया जा सकता है। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आपको कब तक करना है। रीसबमिट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे कहनी है वो ये है कि आपको 30 दिन तो चाहिए ही प्रोजेक्ट वर्क करने में। 15 दिसंबर यूं आ खड़ा, अभी 13 दिन ही रह गए हैं 15 दिसंबर में, तो फटाफट अपनी प्रोजेक्ट वर्क करके किसी ना किसी तरह 15 दिसंबर को सबमिट करें। यह मत सोचिएगा आपके लिए विशेष यूनिवर्सिटी टाइम बढ़ाएगी। आप 30 दिन के अंतर्गत नियमित तरीके से एज रिक्वायर्ड इन द प्रोजेक्ट मैनुअल सही समय लेकर सही एक्टिविटी प्लान्स रिपोर्ट लिखते हुए सही काम दोबारा सबमिट करिए। क्योंकि देखिए आपके पास 3 साल का पीरियड है, प्रोजेक्ट वर्क अगर उचित नहीं पाया जाएगा तो फिर रीसबमिशन में चला जाएगा। इसलिए कोई जल्दबाजी मत करिए कि 15 दिसंबर को हमें सबमिट करना है, नहीं। हम भी इग्नू में चाहते हैं कि सभी रीसबमिट स्टूडेंट्स इस बार सबमिट करें तो पास हो जाएं। हम खुद चाहते हैं सबको बहुत अच्छे नंबरों में पास करना, पर इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी तरफ से आपका ओरिजिनल काम आए, अच्छा काम आए। अच्छे से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसको बहुत सुंदरता कुछ बढ़ा चढ़ा के अपनी फाइल पेश करेंगे। अच्छे का हमारा केवल मतलब यही है जो हमने गाइडलाइंस लिखी हैं प्रोजेक्ट मैनुअल में, जो न्यू गाइडलाइंस आपका 20 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसके हिसाब से अपना ओरिजिनल अपने द्वारा किया गया काम सबमिट करिए। तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं है इसको पास होने में, अच्छे नंबरों से पास होने में। सबमिट कैसे करना है, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी दोनों तरीके से कर सकते हैं। हार्ड कॉपी का एड्रेस है, परंतु हम प्रेफर करते हैं सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में हमारे लिए इवैल्यूएशन बहुत जल्दी हो जाता है, आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन बहुत जल्दी हो जाता है। आप हार्ड कॉपी देते हैं, हमें वो हार्ड कॉपी एग्जामिनर को पहुंचानी पड़ती है जिसमें बड़ा समय लगता है। सॉफ्ट कॉपी देते हैं तो क्लिक ऑफ अ बटन पे सॉफ्ट कॉपी देश के किसी भी कोने में किसी भी एग्जामिनर को चली जाती है। तो हमारा प्रेफरेंस है सॉफ्ट कॉपी का। इग्नू पोर्टल पे लिंक खुला हुआ है। रीसबमिट स्टूडेंट्स 15 दिसंबर की टेंशन में ना आए, नियमित 30 दिन के अंतर्गत अपना प्रोजेक्ट वर्क करें, क्योंकि अभी तो कुछ लोग हैं जिनको कमेंट शीट पहुंची भी नहीं। तो कोई बात नहीं है, आपको समय मिलेगा, आप उस धैर्यता पूर्वक अच्छा काम सबमिट करें। और ये मेरी बिल्कुल लास्ट स्लाइड है जिसपे कि हम आपको ये बिल्कुल आपको क्लियरली कह दे रहे हैं, प्रोजेक्ट मार्केट में मिलते हैं, ये हमें भी पता है। इंटरनेट पे प्रोजेक्ट हमने खुद भी देखे हुए हैं। इग्नू कुछ कर नहीं सकता, उनको उतार नहीं सकता,
परंतु जब आप अपना कॉपी किया हुआ प्रोजेक्ट देते हैं तो हम तुरंत पता कर लेते हैं। इसलिए अपना काम अपने घर बैठ के केवल अपने गाइड के सहयोग से, अपने दोस्त के सहयोग से भी मत करिए। आपको अगर डिस्कस करना है वर्बली डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद वो अलग और आप अलग, अपना अलग अलग बैठ के काम करिए। अपनी प्रोजेक्ट फाइल अपने आप अपने घर में बैठ के बनाइए, तो कुछ रीजन नहीं है कि आपकी फाइल दोबारा रीसबमिशन में जाएगी। ओनली ओरिजिनल वर्क विल बी इवैल्यूएटेड। यही हमारा आपके लिए इस समय एक जो मेन मैसेज है वो यही है। लगभग प्रोजेक्ट वर्क की हम बातचीत कंप्लीट कर चुके हैं। मैं एक आखिरी स्लाइड आपको दिखाऊंगी और उसके बाद एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ अपर्णा जी हैं जो हमें ये बताएंगी कि किस प्रकार से हम कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं प्रोजेक्ट वर्क में वो ना करें। और जब वो बताना उनका समाप्त हो जाएगा तो आपकी तरफ से अगर कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न लेने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे जो आखिरी स्लाइड है वो मैं आपको यह बताना चाह रही हूँ कि असाइनमेंट्स जो हैं यह आपके इग्नू के जो वेबसाइट है, असाइनमेंट्स आपको वहाँ पे दिखते हैं। हमारे असाइनमेंट्स में 3 भाग हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए थ्योरेटिकल असाइनमेंट है, उसका कोविड के लॉकडाउन या नॉन लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं। बी और सी में प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हैं। तो जैसे कि यहाँ पे स्लाइड में आप देख रहे हैं, मॉडिफिकेशन हमने बी और सी में करी है। कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस में आपको बच्चों के साथ जाके बाहर काम करना था, वो अब संभव नहीं हो पाएगा। तो ये जो मॉडिफिकेशन है सेक्शन बी और सी में असाइनमेंट्स की, ये न्यू गाइडलाइंस हैं प्रोजेक्ट वर्क की, इसके आखिरी 2 पेज पे, पेज नंबर 19 और 20 पे हैं। तो बी और सी सेक्शन को करने के लिए आपको प्रैक्टिकल मैनुअल डीईसी की 1, 2 और 3 देखनी होगी, परंतु मॉडिफिकेशन क्या है उसको देखने के लिए आपको ये रिवाइज्ड या न्यू गाइडलाइंस देखना होगा। तो यानी जब आप असाइनमेंट करें तो आपको 3 चीजें खोल के रखनी है। एक तो असाइनमेंट बुकलेट जो इग्नू वेबसाइट पे है, दूसरी ये न्यू रिवाइज गाइडलाइंस, और तीसरी जिस भी कोर्स का आप असाइनमेंट कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल मैनुअल डीईसी 1, डीईसी 2 या डीईसी 3। आम गलती लर्नर्स ये कर रहे हैं कि डीईसी 2 के असाइनमेंट में डीईसी 1 के प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस डाल दिए हैं। अब बहुत अफसोस लगता है ऐसे असाइनमेंट्स चेक करने के लिए, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, उस सारे सेक्शन के लिए 0 देना पड़ जाता है। तो जब आप अपना ये फाइल अपलोड भी करेंगे तो थोड़ा टाइम लेके खुद अपलोड करें। जो आप अपना स्कैन डॉक्यूमेंट बनाएंगे फाइल का या इवन असाइनमेंट का, उसको बनाने के बाद कम से कम एक बार खुद देखें। अगर आप दुकान पे जा रहे हैं अपलोड कराने के लिए तो ये ना सोचे कि दुकान वाले को सब आता है, वो मेरा अपलोड कर देगा, सब ठीक होगा। आपसे बेहतर आपके काम की किसी और को कद्र नहीं है। अगर आपने ही अपलोड करने से पहले अपनी पूरी प्रोजेक्ट फाइल नहीं देखी, अपने असाइनमेंट के पेज नहीं देखे, तो अगर कोई पेजेस कम हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता, आपके वो नंबर कट जाएंगे। दोबारा रीसबमिशन का एक बार आपने अगर पोर्टल पे डाल दिया है तो दोबारा आप सबमिट नहीं कर सकते। और ना ही ये सोचे कि मैं हार्ड कॉपी भी दे दूंगी और सॉफ्ट कॉपी भी, वो आप ही के लिए नुकसान है। 2 अलग अलग एग्जामिनर्स के पास अगर चली गई, एक ने आपको रीसबमिट में डाल दिया, एक ने आपको पास कर दिया, तो क्या करेंगे? इसलिए एक ही फाइल सबमिट करनी है। कुछ भी सबमिट करने से पहले अपने आप 2-3 बार उसको देखना है, सब पेज ऑर्डर में है, सब पेज सीधे हैं, कोई उल्टा तो नहीं लग गया, क्लियर है, नहीं तो दोबारा स्कैन कर लें। 2-3 दिन का टाइम हाथ में रखें। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क के बारे में तो हमने आपको पूरा बता दिया है। अब जो प्रोजेक्ट वर्क में अक्सर क्या मिस्टेक्स होती हैं इस तक बताने के लिए, इससे पहले हम एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे।